ये खास रहेगा। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो वहीं जहां एक तरफ सरकार बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमला कर रहा था। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इस बार का बजट कुछ खास नहीं है। वहीं अगर बजट की बात करें तो इस बार इनकम टैक्स छूट में कोई घोषणा नहीं की गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी कोई ऐलान नहीं किया गया। टैक्स चोरी पर सजा की जगह इस बार जुर्माने की बात कही गई। वहीं जितने भी चुनावी राज्य थे वहां पे भी छोटी घोषणाएं की गई। कैंसर की दवाएं सस्ती की गई, चमड़े के सामान सस्ते किए गए, विदेशों से निजी इस्तेमाल के सामान मंगाने पर ड्यूटी घटाई गई, नारियल, किसान और मछुआरों को लेकर भी ऐलान किए गए। वहीं विदेशियों के लिए देश में बिजनेस करना अब आसान कर दिया गया। सरकार का पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ का होगा। ये कहना वित्त मंत्री का कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इसके अलावा बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। ईएमएस सेक्टर के पीएलआई में 40,000 करोड़ रुपए दी गई। 10,000 गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वाराणसी, सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए 1.5 लाख नए केयर गिवर भी बात कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष भी हमलावर है। विपक्ष का कहना कि इस बार का बजट बिल्कुल भी खास नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए ही है, बाकी जनता के लिए कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ सरकार का ये कहना कि हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उस पर ड्यूटी घटा दी है, तो वही विपक्ष का ये कहना कि जो विदेशों से आयात होते हैं उन पे ड्यूटी हटाई गई है, लेकिन जो देश के किसान हैं उनको लेकर कोई भी बात नहीं कही गई। उनके लिए ये बजट बिल्कुल भी खास नहीं है। बजट को लेकर हमारे टीम ने जब व्यापारियों से बात की, व्यापारियों का कहना कि इस बार का बजट बिल्कुल भी सही नहीं रहा, क्योंकि बात करें तो उनका कहना कि हमें जो उम्मीदें लगाई गई थी, हमें जो उम्मीदें दी गई थी इस बार के बजट को लेकर, उस हिसाब से वो बजट नहीं था। सिर्फ 10% ही आराम मिला है उस बजट को लेकर। वहीं महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं का कहना था कि इस बार महिलाओं के लिए भी खास नहीं है। हालांकि बजट के दौरान कहा गया कि हर शहर में एक महिला हॉस्टल खोला जाएगा, लेकिन वही महिलाओं का कहना कि जो घरेलू स्त्रियां हैं उनके लिए ये बजट बिल्कुल भी खास नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं कि व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। एमएसएमई सेक्टर में हाउसिंग और तमाम चीजों की हम लोग कल्पना कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं बोला। स्वास्थ्य के नाम पर मात्र कुछ कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क घटाने की बात का प्रस्ताव की बात उन्होंने कही है। यूपी में चूंकि चुनाव भी होने वाला था, हम लोग लगता है कि यूपी में कुछ विशेष होगा, लेकिन यूपी में मात्र बनारस से एक शिप के रिपेयरिंग की बात हुई है और दूसरी कोई बात नहीं कही गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही गई, लेकिन उसकी डिटेल में बहुत ज्यादा कोई बात उसके लिए भी नहीं बताई गई है। और हम लोगों के हिसाब से आज का बजट बहुत ड्राई बजट था, सूखा और शुष्क बजट था। हम लोग को बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि व्यापार की कोई बात नहीं हुई, उद्योग की बात नहीं हुई, महिलाओं की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात नहीं हुई और चिकित्सा की बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। नॉर्थ इंडिया के लिए तो कुछ भी नहीं है। और टैक्सेशन पे जो छूट की बात हो रही थी या जीएसटी रिफॉर्म की बात हो रही थी, कहीं कुछ नहीं दिया गया। व्यापारियों को कुछ नहीं हासिल हुआ इससे, आज के बजट से। इसमें कह रहे हैं जो 20 लाख अगर किसी का है तो वो अपना जो संपत्ति नहीं बताए तो भी चलेगा, उसको जुर्माना नहीं लगेगा। कितने लोग हैं जो विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, जो कर रहे हैं तो वो तो पासपोर्ट सरेंडर करके जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में दवाओं को छूट दी। हाँ दिया है, कैंसर की दवाओं को छूट दिया है, इम्पोर्ट के लिए दिया है। और दूसरा ये जो हर जिले में महिला छात्रावास बनाने की बात है। तो अगर महिलाओं के लिए देखें तो महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं था और व्यापारियों के लिए भी बजट में कुछ नहीं था। तो बजट पूरी तरीके से, और एक जो फैमिली होती है, जैसे बच्चों की एजुकेशन है या जो फीस महंगाई है या बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे थे, मेरी उम्मीदें थी कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट बोर्ड या सारी चीजें, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ भी नहीं था। लेकिन छात्राओं के लिए पूरे जिलों में देश में हॉस्टल बनाने की बात की गई है। छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात की गई है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारी जरूरत की चीज है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो कुछ शहरी क्षेत्र में जैसे मतलब उसके लिए भी दिया गया है, जैसे महिलाओं जो महिलाएं स्टार्टअप वगैरह करना चाह रही है उसके लिए स्मार्ट वगैरह का ये बहुत ही अच्छा रहा। व्यापारियों के लिए क्या कुछ? व्यापारियों के लिए मेडिकल हेल्थ में है
काफी सारी चीजें हैं। और कुछ व्यापार जो काजू का, चंदन का, ये सब व्यापार करते हैं, उनके लिए भी काफी राहत है उसमें। और इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कोकोनट वगैरह है, तो ये सब चीजों पे बढ़ावा देने के लिए बताया गया है कुछ। तो ये सब जो व्यापार करते हैं उनके लिए तो राहत है ही। नहीं हो पाई चीजें, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कुछ बातें होंगी या रियल इस्टेट के बारे में होगा, नया डेवलपमेंट में होगा, टैक्सेशन पर कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा, बट वो चीजें नहीं देखने को मिला। हाँ, कहीं कहीं भी फीमेल्स के लिए या फार्मा के लिए कुछ बताया गया है, मेडिसिन के बारे में बताया कि कैसे व्यापारियों को इस बजट से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। जो एक्सपेक्टेशन थी, अगर मान लिया हम यहाँ एक्सपेक्टेशन 100% लेकर आए तो हमें लग रहा है 10 या 20% सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन 80% अभी गैप है। इनको सोचना चाहिए जो निम्न वर्ग है, ये भारत अगर देखा जाए तो निम्न वर्ग से ही आगे बढ़ सकता है, मध्यम वर्ग से ही आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये बजट जो था वो मध्यम वर्ग के लिए नहीं था। इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से विकास पांडे जुड़ चुके हैं, सपा से सपा प्रवक्ता हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, और सारांश चतुर्वेदी हमारे साथ वित्तीय सलाहकार बैठे। आप सभी का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सारांश जी से जानना चाहेंगे। सारांश जी, आज बजट पेश हुआ, क्या कुछ खास रहा आपके हिसाब से? क्योंकि जब हमारी टीम ने बात की व्यापारियों से और भी महिलाओं से, तो उनका कहना है कि कुछ खास नहीं रहा बजट इस बार का। आपका क्या कहना है इसके बारे में? एक दो एंगल्स पे देखें, जैसे अगर हम प्राइमरी स्तर पे एक बड़ा बिजनेस और एक छोटा बिजनेस, क्योंकि अल्टीमेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हाँ, सत्य बात है कि यहाँ पे जो भी हम लोग निम्न वर्ग के जो व्यापारी हैं, उनके लिए कोई खास इस बजट में योजना नहीं दी गई है। और इसमें जरा सही बात है कि वो लोग निम्न वर्ग के लोग जो हैं, जो छोटे व्यापार हैं, उनको शायद हताशा मिली हो। लेकिन अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पे देखें, जहाँ पे किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जनरली R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, बायोफार्मा, फार्मास्यूटिकल्स, इनके आधार पर होता है जी। तो अगर इस चीज़ों को और इन चीज़ों को बहुत अगर हम मुख्य बिंदु पे देखें तो नो डाउट यह बजट इन सब सेक्टर्स को टच किया है जी। जैसे कि बायोफार्मा में आपने बताया 10,000 करोड़ का, सेमीकंडक्टर के लिए भी सरकार ने काम किया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए भी काम किया, टेक्सटाइल में भी उन्होंने नेशनल फाइबर स्कैन्स के लिए भी इंडस्ट्री बनाने की बात की, और 200 लीगल लिगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रिवाइव करने की बात की। तो हाँ, सत्य बात यह है कि यहाँ पे जो चीज़ें एक बड़े स्तर के बिजनेस को हेल्प कर रहा है वो बजट देख रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इस दोनों एस्पेक्ट को देखता हूं तो हाँ, ये सत्य बात है कि शायद छोटे बिजनेस इससे हताशा हैं। सेकंड, एक बात और बोलना चाहूंगा कि जैसे हम लोग एक जनरली बात करते हैं सेल्फ रिलायंस पे, जिसे हम लोग आत्मनिर्भर करते हैं, तो नो डाउट ये बजट एक तरीके से सेल्फ रिलायंस के लिए भी काम किया है, जिसमें कि आयुष हॉस्पिटल को बनाना, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देना, इन सब के बारे में भी एक्सपेक्ट हुआ है, जो कि एक अच्छी बातें हैं और जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करेंगी। बट हाँ, जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट जिन व्यापारियों को चाहिए, जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, उनके लिए जरूर से हताशा है। जी सारांश जी, लेकिन युवाओं से जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि छोटे उद्यमों की बात कही जा रही है लेकिन रोजगार की बात नहीं की गई, रोजगार हमारे लिए अभी भी नहीं आया, इसीलिए वो काफी हताश भी हैं। सही बात है, लेकिन देखिए रोजगार डायरेक्ट तो सही बात है, ये बात एकदम सही है कि जो हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए चाहते हैं, और इस बार पे रोजगार का डायरेक्ट बेनिफिट इस बजट में नहीं दिया गया। लेकिन मैं इस पे एक और आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सारे इंडस्ट्रीज के लिए रिवाइवल के लिए बात की गई है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई है, तो शायद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमें तुरंत ना मिल पाए, लेकिन जो ये बजट तैयार कर रहा है जिस इंडस्ट्रियल लेवल पे चीजों को बढ़ करने के लिए, भविष्य में हम एम्प्लॉयमेंट के एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर IT डेवलपमेंट की बात की गई है, ग्लोबल बिजनेसेस को 0 और टैक्स फ्री टू 2047 तक दिया गया है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके कारण जो ग्लोबल बिजनेस सेटअप हो रहा है इंडिया में वो बढ़ेगा, बिकॉज उनको टैक्स रेमिटेंस मिला है, तो शायद यहाँ से एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज हो। लेकिन हाँ, जो कि डेफिनेटली रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है जो कि शायद इसमें अनटच रहा है। बिल्कुल,
हम बीजेपी नेता से जानना चाहेंगे, क्या कहना है विकास जी, यहाँ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि बजट काफ़ी अच्छा आया है इसको लेकर, लेकिन अखिलेश जी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार का जो बजट है सिर्फ 5% लोगों के लिए है, पूरी जनता के लिए ही, या पूरी हमारे जो युवा हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए नहीं है। क्या कहना है आपका इसके बारे में विकास जी? ठीक है, हम सपा प्रवक्ता के पास जाना चाहेंगे। विवेक जी, क्या कहना है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि इस बार का बजट प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबने कहा कि इस बार का बजट बहुत अच्छा है सभी वर्ग के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो इसे सिर्फ 5% लोगों के लिए ही बताया है। नहीं, देखिए, चूंकि भाजपा के प्रवक्ता का दायित्व था कि वो पहले बजट पे अपने पक्ष को रख देते, चूंकि बजट की वाहवाही तो सरकार ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सवाल इस बजट में निकल करके आ रहा है कि इस बजट में एक आय, अल्प आय और मध्यम आय वर्ग को क्या मिला, इस बात पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जिस तरह से ये बजट बनाया गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक संयोजित विधिक प्रारूप के हवाले का कहीं ना कहीं प्रारूप दिखाई देता है और मुझे लगता है कि इस पर भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम 19,799, 600 और 20,000 करोड़ का लाया गया है कि कार्बन कैप्चर के लिए भारी आवंटन बजट किया गया है, हाइड्रोजन एनर्जी की बात की जा रही है। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर भाजपा ने अपने कार्यकाल में लगातार जिस तरीके से उसकी पुनरावृत्ति की है उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली की, वो स्वयं को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने की घोषणा किसने की है? अडानी समूह ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा कर चुकी है और दोनों ही बड़े उद्योगों के ये ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में, चूंकि हमारे सारांश जी भी हैं, उनको भी पता है, हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन या बायो हाइड्रोजन पे ये अकेली 2 ही समूह हैं जो कि बड़े स्तर पे काम कर रही हैं। काम तो करना चाहते हैं एमएसएमई वाले भी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनको इतने कंप्लायंस में फंसा दिया जाता है। उनके लिए कंप्लायंस की रूपरेखा जो है वो 50 से अधिक तो कंप्लायंस में फंसे रहते हैं। उनके पास कोलेटरल इनकम नहीं होती है, कोलेटरल मनी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने व्यापार को सही तरीके से संचालित कर सके। लेकिन ये बड़े उद्योग एक व्यापार में नुकसान करने के बाद भी, मेरी समझ में आज तक नहीं आया, सारांश जी बता पाएंगे, वित्तीय सलाहकार हैं, इन लोग का सिबिल कैसे नहीं खराब होता भाई? एक मध्यम वर्गीय एमएसएमई का सिबिल तो तुरंत खराब कर देते हैं, वो तो बेचारा डीआरटी में केस लड़ता रह जाता है। अब देखिए, आपको याद होगा जब लोकसभा में बिल पास किए जा रहे थे, तभी मैंने कहा था कि पूर्व में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसी समय मैंने कहा था कि यह बिल कहीं ना कहीं अपने व्यापारिक मित्रों को फायदा देने के लिए लाया जा रहा है। और देखिए आज वो बात सार्थक हो गई। इसका सीधा लाभ उनको मिलेगा जो ग्रीन प्रोजेक्ट के माध्यम से कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग के लिए रास्ता खोल करके इन सारी परियोजनाओं का जो ये वित्तीय आवंटन है उसको ग्रहित करेंगे। पहली बार लॉजिस्टिक एंड पोर्ट की बात आई। अब इसमें 2026 में रेयर अर्थ कॉरिडोर और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। चूंकि हमारा देश जो है भूलता बहुत जल्दी है, अब ये मैंने क्यों कहा संरक्षित प्रारूप है, अब ये आवंटन होगा बजट और फिर चुनाव आ रहे हैं, यही कंपनियां इसी बजट के पैसे से महंगे महंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के यही पैसा वापस राजनीतिक दल को घुमाने का काम करेंगे। कैसे, मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं। अब जो ये रेयर अर्थ कॉरिडोर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग का 10,000 करोड़ आया है, अडानी पोर्ट्स भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नेतृत्व कर रहा है। विजिडम पोर्ट केरल और मुंद्रा पोर्ट का विस्तार करना जो उसने घोषित किया है इसी परियोजना का हिस्सा है। और मैरीटाइम एड्स टू नेविगेशन बिल पहले ही, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल पहले ही पास कर दिया गया है लोकसभा में, जो कि निजी पोर्ट ऑपरेटर को टैरिफ तय करने और परिचालन की स्वायत्ता भी प्रदान करता है। मतलब ऑटोनॉमी, सारी नियंत्रण, सारी निर्णय क्षमता जो रहेगी अडानी समूह के पास रहेगी, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और इस बजट का भी लाभ उन्हें मिलेगा। अभी हमारे वित्तीय सलाहकार जी ने कहा डेटा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस जियो और अडानी का जो डेटा सेंटर बनाने का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। जी, तो आप जो बता रहे कि व्यापारी के भी वर्ग होते हैं, व्यापारियों के भी एक वर्ग को फायदा मिलेगा, क्योंकि जब हमारी टीम ने व्यापारियों से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें जो उम्मीदें थी बजट से सिर्फ 10-20% का ही आया है।
देखिए तो खुश तो वो भी नहीं है, व्यापारी वर्ग भी खुश मैं नहीं वही है। तो कह रहा हूं, व्यापारी वर्ग नहीं खुश है, एमएसएमई नहीं खुश है, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले, मुझे तो ये बिल देख करके ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने ऑफिस में बुला करके बिठा के बाकायदा ड्राफ्ट करवा लिया है कि ये बिल कैसे बनेगा, कि हमारे जो परियोजनाएं हमने घोषित कर रखी हैं उनको कैसे आर्थिक लाभ मिले, पहली बात। दूसरी बात, अब ये बिल देखिए, क्योंकि देखिए ये बिल मैच हो रहा है ना, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। हमें इससे दिक्कत नहीं कि आप इन्हीं दो समूहों को आवंटन कर रहे हैं, समस्या ये है ये बजट का आवंटन होता कैसे है कि एक सामान्य एमएसएमई, सामान्य उद्योगपति, वो बराबर कोर्ट कचहरी के चक्कर में और लाइसेंसिंग कंप्लायंस में फंसा रहता है, और ये उद्योगपति एक व्यापार में नुकसान करके दूसरा व्यापार भी खड़ा कर लेते हैं और इनको सरकार की कोई नोटिस भी नहीं मिलती है। अभी अडानी जी के ऊपर देखिए, इतना बड़ा लगाया गया, इनके ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाया है, वहां पे इतनी बड़ी चार्ज इनके ऊपर फ्रेम की गई है अमेरिका में, लेकिन जिस प्रकार से ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि अब अडानी उद्योग को कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है, तो अब ये बिल इस तरह से ड्राफ्ट किया गया, क्योंकि इस बिल में जितनी भी परियोजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इन विशेष चंदाजीवी समूहों को लाभ देने वाली प्रतीत होती है। ठीक है विवेक जी, विकास जी से जवाब जान लेते हैं। विकास जी क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमला कर रहा है कि पहले ही बोला क्या था, बजट से कुछ खास उम्मीद ना लगा के बैठे जनता, और जब बजट पारित हुआ अखिलेश जी ने भी साफ तौर पर कहा, विपक्ष पूरा विपक्ष कह रहा है कि बजट में कुछ नहीं है किसी भी वर्ग के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप विकास जी? विकास जी आवाज आ रही? ठीक है, हम सारांश जी से जानना चाहेंगे। सारांश जी क्या कहना है, क्योंकि सपा प्रवक्ता ने जिस तरह से बताया कि व्यापारियों के भी एक वर्ग को तो फायदा है, जैसा कि जनता ने भी कहा कि जो देश की 60% जीडीपी कंट्रोल करते हैं उनको फायदा है, जो 60% अर्थव्यवस्था कंट्रोल करते हैं। जब भी बजट पेश होता है तो मिडिल क्लास ये आस लगा के बैठता है कि इस बार हमारे लिए कुछ खास होगा, लेकिन जब बजट पेश हो जाता है उसके बाद मिडिल क्लास का यही कहना होता है कि हमारे लिए बजट में कुछ नहीं होता। देखिए आपकी बात सत्य है, जैसे हमारे सपा प्रवक्ता जी ने कहा कि सिर्फ एक वर्ग की बात है, तो मैंने अपनी शुरुआत में ही मैंने बोल दिया कि हमारे कई कैटेगरी ऑफ बिजनेस होते हैं, और ये बात मैं स्वयं मानता हूँ, बिकॉज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट नहीं करूँगा इस बात का, और मैं जो न्यूट्रलिस्टिक तरीके से बात होगी वही करूँगा इस समय तो एटलीस्ट। तो मुझे ये सच में मैं इस बात को मानता हूँ कि जो वर्ग एक निम्न वर्ग है जिसको शायद बहुत ज़रूरत है डायरेक्ट बेनिफिट्स की, वो शायद कहीं ना कहीं से उसको नुकसान पहुंचा है इस बजट से। बट नो डाउट मैं इसको भी, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, तो मैं इस बात को ये मानता हूं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अब उसमें कोई भी आंतरिक मतभेद पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में उन इंडस्ट्रीज को रिवाइवल की बात की गई है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होती है तो कहीं ना कहीं से, जैसे खुद वो हमारे प्रवक्ता साहब ने बोला कि वो जो जीडीपी मैक्सिमम वो लोग होल्ड करते हैं, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट का इम्पोर्टेंस हो सकता है। सारांश जी, लेकिन वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि छोटे शहरों के विकास पे इस बार ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अगर छोटे शहरों के मीडियम क्लास के लोगों की बात करें तो वही तो खुश नहीं है। महिलाओं से बात की हमारी टीम ने, उनका भी कहना है कि महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं रहा इस बार का भी बजट। हेलो जी सारांश जी क्या कहना है, क्योंकि जब हमारी टीम ने बात की महिलाओं से तो उनका भी यही कहना है कि हमारी लिए भी इस बार के बजट में भी कुछ खास नहीं रहा, जबकि वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस बार हम छोटे शहरों में मिडिल क्लास के लोगों पे खास ध्यान देखेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से देश का विकास होता है। नहीं, देखिए इस बात को उन्होंने कहा जरूर से, और मैं इस बात को मानता हूँ कि हाँ मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज को ज़्यादातर बेनिफिट दिया गया है, लेकिन मैं डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आपने महिलाओं की बात की और निम्न स्तर के जो व्यापारी वर्ग जिनसे आपने स्वयं आपके संवाददाता गए होंगे मिलने, बात करने गए होंगे, और उनसे जनरली शायद वो लोग नाखुश होंगे। मैं भी सुबह से देख रहा हूँ, मैं भी स्वयं बहुत लोगों से बात किया, मैंने अपने क्लाइंट से बात किया जी। महिलाओं का खास तौर पे ये कहना है कि इस बार के बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। हॉस्टल बनाए गए हैं लड़कियों के लिए, लेकिन कुछ घरेलू जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ खास नहीं है, तो खुश तो वो भी नहीं है, बिल्कुल कोई खास नहीं है। हाँ, इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, शायद वो बात मेरे से रह गई। जैसे टैक्स पेनल्टी की बात जहां तक होती है कि जैसे टैक्स अगर हमने रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के बाद हमारा इनकम में मिस रिपोर्टिंग होती है, तो अक्सर लोग इस मिस रिपोर्टिंग को एड्रेस नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी हटा दी गई है, जिससे सीधे फायदा शायद कहीं ना कहीं से सरकार को ही होगा, बिकॉज वो पेनल्टी हटेगी तो लोग वापस रिपोर्ट करेंगे और उसमें एडिशनल इनकम के साथ साथ उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
तो जरूर से ये जो लाभ दिया गया है लोगों को, वो उसका डायरेक्ट बेनिफिट शायद उन लोगों को नहीं है, लेकिन हाँ जो सरकार है लेकिन जिसको उसे टैक्स क्रेडिट बताया करना है इस तरीके से गया है कि सजा नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल सही। पे कर सकते हैं लेकिन आपको सजा नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से बताया गया है कि जनता को इससे लाभ ही होगा। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ मिस रिपोर्टिंग होगी, मेरे रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग में मिस रिपोर्टिंग हुई, मैं जबरदस्ती उस मिस रिपोर्टिंग को शो ही नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं शो कर दिया तो मैं वापस कोर्ट कचहरी और बाकी सब मामले में फंसूंगा। लेकिन अगर मुझे ये सूचना मिल गई है कि हाँ ठीक है, पेनल्टी मेरे पर कोई सजा नहीं होगी, इसे एक तरीके से डीक्रिमिनलाइज कहते हैं, तो डीक्रिमिनलाइज हो गया है, तो जरूर से मैं उस चीज़ को भी वो करूंगा, मतलब मैं वहां पे फाइलिंग करूंगा, तो बेनिफिट मुझे भी हुआ लेकिन सरकार का भी हुआ, उनके टैक्स जो सोर्स कलेक्शन हो रहा है उसमें भी इंक्रीज होगा। जी बिल्कुल। विवेक जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, इनकम टैक्स वाली जो एक बात अभी सामने आई, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डैमेज कंट्रोल और दक्षिण भारत में उबलते हुए आक्रोश को दबाने का एक प्रयास मात्र है। 3 दिन पहले, अभी आपको याद होगा, कॉन्फिडेंट ग्रुप के वहाँ के चेयरमैन, जिनकी की नेटवर्थ 9,000 करोड़ की थी, और फोर्ब्स की मैगजीन ने भी उनको 14th रैंक में बाकायदा नामित किया था। इंडिया के बहुत बड़े वो उद्योगपति और एनआरआई थे। वो उन्होंने इनकम टैक्स की रेट से परेशान होकर के गोली मार करके आत्महत्या कर लिया अधिकारियों के सामने। और इस बात को लेकर के, चूंकि ये बहुत बड़ी कंसर्न थी, वो 2006 में आई थी, 150 से अधिक प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए थे, रियल एस्टेट से लेकर के समूह आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी, मनोरंजन, शिक्षा, गोल्फिंग, रिटेल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे कई समूहों में ये व्यापार, मतलब ये कंसर्न था, ये उद्योगपति थे और इनका बिजनेस समूह था जो। लेकिन जिस प्रकार से सीजे रॉय ने अपनी रिवॉल्वर से आत्महत्या की, और उसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि बगल में अस्पताल था लेकिन उनको बहुत दूर अस्पताल लेके जाया गया, वो किन परिस्थितियों में आत्महत्या की, क्या इनकम टैक्स के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, क्या उनके मृत्यु की जांच के कारण पता चले कि किस दबाव में उन्होंने आत्महत्या करने की प्रेरणा उनको मिली, क्या उनको उत्पीड़ित किया जा रहा था, क्या उनसे वसूली का प्रयास था, क्या उनको जानबूझकर फंसाने का प्रयास था। तो ये मुझे लगता है कि क्योंकि वो दक्षिण भारत की मनोरंजन इंडस्ट्री में भी काफी लोकप्रिय थे, फिल्मों में भी पैसे लगाते थे, और सबसे बड़ी बात है कि एनआरआई थे, फोर्ब्स की मैगजीन में सोचिए 14th रैंक पे थे। उन्होंने जिस प्रकार से आत्महत्या की, दक्षिण भारत की राजनीति में काफी इसका नकारात्मक संदेश जा रहा था। और मुझे लगता है कि ये जो इनकम टैक्स वाली बात आई है, ये केवल और केवल एक अक्षम्य प्रयास है, केवल इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए कि अब हम पनिशमेंट नहीं देंगे, अब हम इस पे दंड का प्रावधान हटा करके केवल इस पे फाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि सीजे रॉय ने अगर आत्महत्या की तो ऐसी कौन से दबाव का मामला था, ऐसे कौन से कारण थे कि इनकम टैक्स अधिकारी उनको वहां से छोड़ के भाग गए। पहली बात, गोली लगने के बाद पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज की, इस बात पे बात होनी चाहिए। क्या जिम्मेदारी तय होगी कि हमारे देश के, सोचिए, उद्योगपति ऐसे इनकम टैक्स, ऐसे ईडी की रेट के दबाव के चलते अगर आत्महत्या करने लगे, तो ये तो बजट जो आ रहा है, ये बजट मैंने आपको पहले ही कहा, ये तो मुझे हवाला का एक प्रारूप प्रतीत हो रहा है। भाई पैसे आप दोगे अपने व्यापारिक मित्रों को, पैसे दे करके फिर आप उनसे कोलेटरल बॉन्ड के रूप में वापस ले लोगे, क्योंकि इलेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और आज के बजट में मैं एक सवाल इस मंच पे पूछूंगा, एक आम आदमी को क्या मिला, एक अल्प आय और सामान्य मध्यम वर्ग को क्या मिला इसमें? ठीक है विवेक, कौन सा अल्प आय का व्यक्ति विदेश घूमने जा रहा है? कौन सा अल्प आय का व्यक्ति बताइए सोना चांदी खरीद पा रहा है? बिल्कुल, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, भाजपा नेता, जुड़ सकते हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। आपने सुना कि इस बार का जो बजट पास हुआ, जहां एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि बजट हर वर्ग के लिए खास रहा, लेकिन वही विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ 5% को खुश करने के लिए ही इस बार का बजट आया है। विवेक जी, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। बार का बजट जी दूरदेशी बजट है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पथ पे ले जाने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट है। सतही दृष्टिकोण अपनाने वालों को बजट समझ में नहीं आएगा। ये बजट भारत को मजबूत करने वाला बजट है। विवेक जी, लेकिन हमारी ही टीम ने बात की, व्यापारियों से बात की, महिलाओं से बात की, उनका तो कहना है कि इस बात का बजट कुछ खास है नहीं। तो किस तरीके का विकास? इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। क्या है पूछिए? जी विवेक, इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, और महिलाओं के लिए भी है,
क्या है जब महिलाओं का ही कहना है कि हमारे लिए कुछ नहीं, हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है? हम चाहेंगे वो आप हमें बताइए ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके। सबसे पहला तो यही कि हर जिले में महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने की बात है। ठीक है, उसमें सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। हॉस्टल बनाने से महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी। शंभू हॉस्टल का मामला आया तो है विवेक जी, हॉस्टल बनाने से छात्राओं को या महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी क्या? बिहार में एक शंभू हॉस्टल में आया था ना सुरक्षा का भाव सामने। रहने का उचित स्थान सुरक्षित, उसमें कामकाजी महिलाएं भी, विद्यार्थी भी, कारपोरेट क्षेत्र की महिलाएं भी रह सकती हैं। ठीक है। और इसके अलावा किसानों को जो योजनाएं चल रही थी सब जारी रहेंगी। फार्मा में सरकार ने पैसा दिया है। आज अगर 7 वो लोगों की दवा सस्ती हो रही है जी, इसका लाभ हमारे आपके सबके परिवार को मिलेगा। उसमें किसी का भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें से 7 लोगों की मर्ज की मरीज न हो। तो जिस तरह का प्रवेश है सबके लिए, हर परिवार के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। ठीक है, ये राष्ट्र को मजबूत करने वाला बजट है। ठीक है विवेक जी, आपने कहा कि महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हैं हर शहर में ताकि वो उन्हें सुरक्षा मिल सके। सिर्फ छात्रावास बनाने से उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी? आपने कहा कि कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ही कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी महंगी मिलती हैं। और चलिए महंगी मिलती हैं, दवाइयाँ जो नकली आ रही हैं। कैंसर नहीं, मैंने 7 दवाइयों मर्ज के दवाइयों की बात की जी। उसमें कैंसर भी है, शुगर भी है, तमाम अन्य ऐसे मर्ज हैं जी। लेकिन जब देखिएगा तो शुगर तो आज हर परिवार में 1-2 लोगों को हुई मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि अगर उस घर का बजट में दवाइयों का भार कम होगा, ठीक है, इसका लाभ गृहिणी को नहीं मिलेगा। ठीक है विवेक जी, जो मेन मुद्दा रहता है युवाओं का, रोजगार का, उसके लिए इस बजट में क्या है? देखिए अर्चना जी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बूस्टअप करती है, चाहे स्टील में, चाहे सीमेंट में, चाहे आप देख लीजिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिप मेंटेनेंस का काम शुरू होने जा रहा है, या जो हाई स्पीड ट्रैक बन रहे हैं बनारस तक, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बूस्टअप आएगा तो इसमें रोजगार बढ़ेगा और उसका लाभ हमारे प्रदेश के, हमारे देश के युवाओं को सीधा मिलेगा। ठीक है सर, सारांश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे विवेक जी ने बोला कि ये हर वर्ग के लिए है जी, तो मैं इस पे एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है कि यहाँ पे हर वर्ग नहीं है, जैसे कि हमने पहले चर्चा किया, ये उन वर्गों के लिए विशेष स्तर का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल, जो कि ऑल टुगेदर एक ऐसे लेवल पे हैं जो कि खुद अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बिल में डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है। जहां तक बात आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं के हॉस्टल की बात की, ये सिर्फ हमारे पास एक उदाहरण मात्र है जी। और मैं वापस बोलूंगा कि इसमें कोई पॉलिटिकल कमेंट मैं नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ, हॉस्टल प्रोवाइड करके या एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्टल प्रोवाइड करके आप कोई डायरेक्ट बेनिफिट वुमेन को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो और इनका ये कहना कि हॉस्टल रहेंगे तो महिलाओं को इससे सुरक्षा मिलेगी, बताइए। देखिए सुरक्षा है, मानता हूँ इस बात को, सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ये एक पॉइंट देके ये कहना कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, ये आर्गुमेंट एक वेग आर्गुमेंट का है जी, क्योंकि महिलाएं खुद खुश नहीं है। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि ठीक है हॉस्टल खुल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बजट में है कुछ खास नहीं। विवेक जी, जहाँ तक बात किसी वर्ग की बात करते हैं, एक बात और बोलूंगा कि किसी वर्ग की बात करते हैं, ये आपको पता है और ये पूरे दुनिया को पता है कि जो एमएसएमई सेक्टर होता है वो ही देश का इंजन है। मानता हूं इस बात को कि किसी भी हाल पे बड़े बिजनेसेस उसको रन करेंगे, लेकिन बिना एमएसएमई, माइक्रो स्केल, मीडियम इंटरप्राइजेस के बिना देश रन नहीं कर सकता अकेले दम पे। और उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमई को इस बार कोई नहीं दिया गया है। जी, विवेक श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कहा गया कि हर वर्ग के लिए है, क्या कुछ खास है युवाओं के लिए ये इस बार का बजट? आपको नहीं लगता कि ये जो बजट है ये एक वर्ग के लिए ही खास है? क्योंकि मिडिल क्लास का तो साफ तौर पर कहना है कि हमारे लिए कुछ है ही नहीं बजट में इस बार। विवेक जी, ऐसा नहीं है, सबके लिए कुछ न कुछ है।
शिक्षा पे इस बजट में प्राविधान है, हर जिले में महिला छात्रावास बनाने का प्रावधान है ही है, यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का है जी। और स्टील, सीमेंट, हाई स्पीड ट्रैक, हर तरफ कुछ न कुछ सरकार ने दिया है। तो इसमें जब इस क्षेत्र जब बूस्टअप होंगे, इसमें रोजगार होगा, रोजगार युवाओं को ही तो मिलेगा और कौन रोजगार करने जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे तो इसमें रोजगार मिले के अवसर जनरेट होंगे, केमिकल पार्क बनेंगे, इसमें रोजगार जनरेट होगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब बनेंगी तो उसमें युवा को रोजगार मिलेगा, मतलब जो युवा पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी का सपना देखना चाह रहा है उसे आप मजदूरी करवाना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब बनेंगी तो हमारा युवा वर्ग मजदूरी करेगा, जो पढ़ने के सपने देख रहा है, अच्छी नौकरी के सपने देख रहा है, वो तो रोजगार मांग रहा है। तो रोजगार क्या होता है रचना जी? ठीक है, आपके इस बात का जवाब ले लेते हैं सपा प्रवक्ता से। आप हमारी बात का जवाब दीजिए, आप लेंगे किससे जवाब? आप क्या बोल गई अभी जी? आपने क्या कहा कि मजदूरी करेगा? ये कौन सी भाषा आपकी भाई? आपने क्या कहा? आपने कहा कि पुल बनेंगे, मैंने कहा रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। आप क्या बोल रही हैं विवेक जी? तो आप विवेक जी, आप खुद अपने बजट को सही तरीके से नहीं पेश कर पा रहे हैं और विपक्ष वही तो विपक्ष कह रहा है ना। मूल्यांकन मत करिए, आप बजट का मूल्यांकन कर रही थी, एक चीज। दूसरी चीज ये तो विपक्ष का कहना है ना, विपक्ष की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, तो विपक्ष से ही जवाब ले लेते हैं। आपने कहा जो आपने गलत सब प्रयोग किया। आप ये कह रहे कि रोजगार के अवसर मजदूरी करेगा पढ़ लिख करके, तो आप अपने बजट ठीक है प्रयोग कर रही हैं विवेक जी, ठीक है, आप अपने बजट को क्लियर बताइए कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। कह रहे हैं कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही हैं। विवेक जी क्या कहना है आपका? सपा प्रवक्ता से जान लेते हैं। विवेक जी क्या कहना है? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में ग्रोथ जो थी इन्होंने जीडीपी की दिखाई थी 10% से अधिक का वादा किया था, लेकिन हकीकत में वास्तविकता यह है कि ये ग्रोथ जो है 7% से भी नीचे का है और सरकार इस पर जवाब नहीं दे पा रही है। वो गोल गोल जलेबी तल रही है। पीपीपी रैंकिंग का जो भ्रम था, वो जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, आईएमएफ ने उसको पहले ही झुटला करके सी ग्रेड की इकोनॉमी में हमको डालने का काम कर दिया है। अमेरिका से जो तुलना होती है बार बार, पर कैपिटा इनकम अमेरिका की 80.6 लाख के आसपास है और भारत से 25 गुना आगे है, चीन से 5 गुना आगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो कृषि को लेकर के अभी ये दावे कर रहे थे कि खेती को इन्होंने घाटे का सौदा बना दिया है। सतत विकास के लिए कृषि वृद्धि जो है 6% होनी चाहिए। मोदी सरकार में औसत कृषि वृद्धि जो है वो 3 से 4% के आसपास है। अलाइड सेक्टर्स के भरोसे तो ये आंकड़े चमका रहे हैं। बीज की डीएपी अगर आप देखेंगे, लागत बनाम आय की बात अगर होती है तो बीज की लागत है 800 रुपये, बेच रहे हैं 2000 में। डीएपी 450 का 1350 प्लस में बिक रहा है। डीजल की बात करें 45 रुपये की लागत है, 90 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। सिंचाई की लागत हाथ कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। आय दुगनी नहीं हुई है, लागत इनकी 4 गुनी दिखाई दे रही है। किसान पे संकट इतना है कि प्रतिवर्ष हर साल अगर देखेंगी तो 1 लाख किसान लगभग आत्महत्या कर रहा है बेबी। बीते दशक में ये आंकड़ा अगर आप 24-25 के देखेंगी तो 1.5 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुका है। केसीसी लोन पे एनपीए 42% बढ़ा है पिछले 5 साल में और 1.3 छोटे और सीमांत जो किसान हैं, 1/4 नहीं 1/3 किसान जो है कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग लोन 2014 में हुआ करता था 4.26 लाख करोड़, वर्तमान में वो है 10.05 लाख करोड़। गरीबी की बात कर लेते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी ऐसी है कि आईएमएफ और कई संस्थाएं इनको फटकार चुकी, लेकिन इनको उस बात को सुनना नहीं है क्योंकि उसमें इनकी सच्चाई सामने आती है। इकोनॉमी सर्वे 25-26 खुद मानता है कि 10.5 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं जो कि गरीब हैं पूरी तरह से। एनडीए सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात करती है और इस देश में 50 से 60% आबादी है उनकी, और अगर गरीबी खत्म हो गई जो इनके दावे हैं तो आधी आबादी आज राशन पे क्यों निर्भर है, इस पे भी जरा स्पष्टीकरण दे देना चाहिए एनडीए को। यूपीए 2004-14 की अगर बात करें, गरीबी 55% थी, लगभग 29% का उसका आंकड़ा था। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर होने के दावे एनडीए कर रही है, लेकिन मुफ्त राशन देकर के, गरीबी उन्मूलन का भ्रम पैदा करके, समाज को बांटने का काम करके केवल और केवल
किस तरह से पैसा घुमा करके सरकारी पैसा वापस लाया जाए राजनीतिक दल में इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, उसकी योजनाएं बना के, उसकी परियोजनाएं बना के इन्होंने आज ये बजट पेश किया। अब आप देखिए आज के बजट में चमड़े की भी बात आ गई। चमड़े के जिस तरह से टैक्स निर्यात पे नहीं आयात पे इन्होंने टैक्स हटाने का काम किया, मतलब भारत का जो व्यापारी है उसको निर्यात में सुविधा नहीं मिलेगी, आयात करने के लिए मजबूर किया जाएगा कि भारत में बने गुणवत्तापूर्ण माल को छोड़ करके उससे सस्ता माल अगर चाइना बना रहा है वहां से आयातित किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बजट आम व्यक्ति के लिए है, सामान्य व्यक्ति के लिए, अभी आपने इनसे बहुत अच्छी बात पूछी नौकरी को लेकर के, युवा के लिए क्या है, युवा के लिए ये ना बता पाए, बजट इनका है ये ना बता पाए। युवा के लिए ये एक नया जुमला लेकर के आए हैं, एजुकेशन टू एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर्स स्टैंडिंग कमेटी के गठन का प्रस्ताव दिया, जिसमें युवाओं को कौशल के आधार पर सेक्टर वाइज उनको ढाला जाएगा। अब ये लाइन ही मेरी समझ में नहीं आई, उनको ढाला जाएगा। भाई हर कॉलेज में, बड़े कॉलेज में, एक मिनट मेरी बात आ जाए, आप बोल लीजिएगा, हर कॉलेज में प्लेसमेंट कमेटी है, प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल है, हर कॉलेज में कमेटी है, प्लेसमेंट सेल बनी होती है। तो वो प्लेसमेंट सेल क्या करेगी? जब युवा किसी प्रोफेशनल कोर्स को चयनित करता है तो उसे पता होता है कि वो आगे क्या करेगा। लेकिन केवल और केवल बजट का बंटाधार करने के लिए, किसी तरह से बजट का पैसा बंदर बाट करने के लिए फर्जी केवल नाम एक जोड़ दिया, एक नया आधुनिक नाम जोड़ दिया, 2 इंग्लिश नाम जोड़ दिए, बना दिए कमेटी। वो कमेटी क्या करेगी उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर इतना पता होता तो ये बता रहे होते, मैं नहीं बता रहा होता, ये अपना बजट ये प्रस्तुत कर रहे होते। अब देखिए इस बजट में आयुष्मान भारत योजना को बड़ा अच्छे और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जबकि सीएजी की रिपोर्ट 2024 में यह बता चुकी है कि 7.5 लाख लोग 10 टाइम 9 नंबर था 9999999999, उस पे 7.5 लाख लोग रजिस्टर थे एक ही नंबर पे गुजरात में। और सोचिए ये इनकी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने रेड मारा इसी प्रकरण में। उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक इस तरह के पैसे निकाले, फर्जी कार्ड बना करके गिरोह पकड़ा गया। लेकिन आयुष्मान योजना को ये अपनी केंद्र की सबसे अच्छी स्कीम इसलिए बताते हैं क्योंकि आयुष्मान योजना में जो मर गए हैं, जो मृतक हैं, उनके भी कार्ड बना के पैसे निकाले गए हैं कई बार। सेंट्रल से बंदरबाट करने की बढ़िया योजना है, सभी पैसा मिलकर के खाते हैं, सभी भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक चल रहा है। लेकिन सरकार कभी भी भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं कसती, ना कभी किसी मंत्री का इस्तीफा होता है, क्योंकि सर से पैर तक दलदल में दबे हुए लोग हैं। भाई कीचड़ में ही कमल उगाते हैं तो दलदल में उतरते हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में कीचड़ में कमल उग रहा है इस देश में। और ये बात करेंगे कि हमने बहुत अच्छा बजट दिया, इसमें आम आदमी के लिए बहुत कुछ है। आम आदमी के लिए बहुत कुछ है। चलिए बताइए, क्या तेल कल से जो खाने का तेल है, कल से वो कितना 60 रुपए लीटर मिलेगा ना आम आदमी को? कल से अगर सरसों के तेल की बात करें तो मेरे हिसाब से 80 रुपए का मिलना चाहिए किलो के हिसाब से। अगर बात करें, अगर राशन की बात करें तो गुणवत्तापूर्ण दाल जो आज 150-160 रुपए है, मेरे हिसाब से उसको तो 60 रुपए किलो मिलना चाहिए। तो कल से ये बातें घोषित हो रही है ना। हमारे देश में ये इस मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे ना। डॉलर नहीं भाग रहा है, डॉलर नहीं भाग रहा है, आपको पता है डॉलर नहीं भाग रहा है। रुपया जो है वो थोड़ा स्थिरता लेकर के अभी आराम कर रहा है। रुपया आराम कर रहा है क्योंकि डॉलर नहीं भाग रहा, रुपया आराम कर रहा है। ये इनके तर्क होंगे अभी देखिएगा। और ज्यादा इससे आगे बात बढ़ेगी तो ये कह देंगे हम तो पैसा छूते ही नहीं है, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, हम तो धार्मिक लोग हैं, हम तो राम नाम बसते रहते हैं, हमको तो धन से कोई मतलब ही नहीं। ये बात अलग है कि धर्म की आड़ में धन का संचय करते रहते हैं दिन भर बैठ करके। ठीक है विवेक जी। सारांश जी क्या कहना है? जिस तरह से विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि युवा के लिए काफी रोजगार के अवसर है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बजट जो पास हुआ, युवा का तो कहना है कि हमारे लिए कुछ नहीं है। कंटेंट राइटर्स जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए स्कूल कॉलेजेस में खोले जा रहे हैं कि वो अपनी वहाँ पे प्रतिभा खा सकते हैं। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें तो उसके लिए क्या है? जैसा कि हमारे जो हमारे सपा के बंधु हैं उन्होंने बताया, पूरा उन्होंने एक तरीके से एक्सरे कर लिया पूरा का पूरा। तो मैं आप पे एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं करूंगा, तो मैं ऐसे मैंने पहले ही बोला कि मैं एक न्यूट्रल रहूंगा। सारांश जी आज नहीं बोलेंगे तो यकीन मानिए आपको भी इस देश का कर्जा चुकाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। समझ रहा हूँ, ये राजनीतिक दल के लोग, भाजपा के लोग पूरा देश लूट लेंगे और आप और हम कर्जा चुकाते रह जाएंगे। आपको पता है फिस्कल डेफिसिट 2014 में 4.1% थी, आज 4.8% पे लाके खड़ा कर दिया इन्होंने। जो केंद्र सरकार का कर्जा कभी 56 लाख करोड़ था, 255 लाख करोड़ है, और ये कर्जा चुकाने की बात नहीं करते हैं। ठीक है, सारांश जी को अपनी बात कर लें। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो जी सारांश जी बताइए। जी जी सारांश जी बताइए। हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है? जी सारांश जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ मैं ये बस उनकी बात को मैं सब्सटेंशिएट एक पॉइंट से और करूंगा कि मैं उनकी बात पूरी तरीके से मानता हूँ। मैं खुद भी, क्योंकि सारे डेटाज और मोदी के डेटाज हो गए, जो आपके इंस्टीट्यूशन है EY, डेलॉयट, ये सब जो डेटाज निकालते हैं, इन सबको मैं देखता हूँ और जो फैक्ट्स
पे दिखता है नंबर और जो धरातल पे दिखता है नंबर, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। हम जिस जीडीपी के लिए पीठ थपथपाते हैं कि हमारा इतना ग्रोथ हो गया, सही मायने में धरातल और फैक्चुअल देखा जाए तो आज भी उस लेवल पे हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने पहले बताया, हमारे सपा बंधु जी ने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि होल्ड करते हैं काफ़ी मार्केट शेयर, और उनके ग्रोथ से हमारे पूरे देश का ग्रोथ दिखता है। तो उससे मीडियम और स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का कहीं से कुछ भी लाभ नहीं है। अब आते हैं आपके प्रश्न पे। मैं इस बात को इसीलिए पुट करना चाह रहा था बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है बताना कि हाँ, जिस प्रकार से हम फैक्ट्स देखते हैं और पीठ थपथपाते हैं कि हमारी 8% हो गया, डबल डिजिट ग्रोथ हो गई, वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्चुअल बेस पे और कंप्यूटराइज प्रोडक्शन है। हम उस पर पीठ थपथपाते रहें और अपने आप को खुश रखते रहें, ये शायद बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। इस बजट पे सही बात है, जैसा कि मैं अब इसमें वापस बोलूंगा कि जो आपने पूछा रोजगार के बारे में बात, इसमें वापस मैं ये बोलूंगा कि दोनों एस्पेक्ट पे है। प्राइमरी स्तर पे रोजगार के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है इस बजट में, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है। एक बात और मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, कि जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल लेआउट्स के लिए बात की गई है, तो शायद मैं वापस इस बात को बोलूंगा, शायद एक तरीके से मन में हम एक वो बना लें कि कुछ हद तक शायद एम्प्लॉयमेंट भविष्य में कुछ काम आए, हो सकती है भविष्य में। लेकिन जो हमारा जी सारण जी, आपने भी ये चीज कहा कि भविष्य में ये हो सकता है, लेकिन जो हमारे देश हमारे देश का युवा, वो तो आज में जीता है, वो तो आज चाहेगा। हाँ बिल्कुल सही, मैंने यही बोला ना, इसी बात को मैंने दोनों एस्पेक्ट को रखा आपके पास, ताकि एक इंटेलेक्चुअल डिबेट डिस्कशन हो जाए कि यहाँ पे अगर हम उस चीज को बहुत माइन्यूटली लेवल पे देखेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। जैसे कि हमारे बंधु साहब ने बोला, वो एक आयुष्मान के बारे में उन्होंने बताया और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बताई। ये एक प्लान्स है जिसका एग्जीक्यूशन के बाद ही रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट्स में अगर हम देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट पे अभी हमारे तरफ कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, एक उम्मीद जागृत है कि चलो ठीक है, अगर इस सारे प्लान्स का एग्जीक्यूशन एक सही तरीके से होता है तो शायद कुछ एम्प्लॉयमेंट को देखा जा सकता है। दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि इस बजट में कई सारे लोग बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ, आयुष स्कूल्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, हाईवेज बने। देखिए, ये सारी बातें एक तरीके से इमेच्योर कह सकता हूँ, क्योंकि हर बजट में उतने इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट के लिए होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे कि हम एक R&D की बात करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, इजराइल, यूएस, चाइना, ये सब लोग 4 to 5% ऑफ देयर जीडीपी एक्सपेंडिचर R&D और रिसर्च के लिए करते हैं, लेकिन हमारा तो अभी तक 1% भी नहीं है, जिस पर मैं बहुत बार कमेंट किया हूँ, मिनिस्ट्री पे भी मैंने कमेंट भेजा, लेकिन अब तक उस चीज पे बहुत हद तक काम नहीं हुआ है। तो वही मैंने बोला कि शायद इस चीज को हम भविष्य में देखें, लेकिन एट प्रेजेंट हाँ, जरूर से नाखुशी और नाराजगी होगी। जी बिल्कुल। सारण जी, विवेक पांडे जी से हम इस मुद्दे पे फाइनल कमेंट चाहेंगे। विवेक जी, क्या कहना है कि जब सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उन्हीं के लोग बजट को बता नहीं पा रहे क्लियर कि क्या कुछ खास है? बता इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वास्तव में ये बजट इनके भी समझ के परे है। ये देख रहे हैं और बखूबी जानते हैं कि इस बजट में इनके लिए भी कुछ नहीं है, बल्कि जो पहले मुहावरा कहा जाता था कि लॉलीपॉप देने वाली बात, इसमें इनके लिए लॉलीपॉप भी नहीं रखा गया है। ये बजट पूरी तरह से एक प्रायोजित बजट है, जो कि देश के पैसे को उद्योगपतियों को घुमा करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में देखेगा। ये राजनीतिक दल वापस लेंगे, उसका कुछ अंश ले सकते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परसेंटेज तो 100% कुछ ना कुछ होगा। और इसको ADR की आने वाली रिपोर्ट में आप बखूबी देखेंगी कि कैसे इस बजट का लाभ लेते हुए ये पैसा घुमा करके फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से उसी बीजेपी के पास यही पैसा शायद पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों की मासूमियत का बीजेपी लगातार फायदा उठा रही है। एक अल्प आय का व्यक्ति दिन भर अगर रिक्शा चला रहा है तो उस रिक्शे वाले को भी सरकार इस समय सड़क पे चलने नहीं दे रही। ई रिक्शा वालों की हालत देख लीजिए, कैसे डंडे मार मार के भगाए जाते हैं। उनके लिए ना कोई ट्रैक बनाया जा रहा है, ना उनके लिए कोई लेन तय की जा रही है। वास्तविकता ये है कि बजट के नाम पे केवल और केवल पैसों का बंदरबाट हो रहा है। योजनाओं के नाम पे इनकी सारी योजनाएं आधी अधूरी पड़ी हुई हैं। जो योजनाएं लंबित हैं उस पर भी भुगतान किया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस का भुगतान किया जा रहा है, उस पर ब्याज अलग लग रहा है, लेकिन योजनाएं समय पे पूर्ण नहीं होने के कारण विश्व बैंक का जो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ रहा है वो मोदी जी को तो भरना नहीं है। भाई मोदी जी तो कहते हैं ना, मैं झोला उठा करके, मैं तो सन्यास साधु आदमी, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। भाई इसको झेलना तो आपको, मुझे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को है। तो इस देश को पहले तय करना पड़ेगा कि आज जो सोने और चांदी की स्थिति है, क्या हमारी सरकार उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रही है? आज अगर किसी व्यक्ति के घर में बच्ची की शादी है तो क्या वो तांबे के या जाकर के जस्ते के एल्यूमिनियम के गहने आभूषण देगा, या वो ऑर्नामेंट्स देगा जो 1 ग्राम गोल्ड वाले चलते हैं? इस बात को तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए गैर जिम्मेदारों के हाथ में सरकार है
और जब आपके पास सामाजिक या पारिवारिक दायित्वों से आप विमुख हैं तो आप एक परिवार का दर्द नहीं समझ सकते, इस बात को भी समझिए आप। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं, सबसे बड़ी बात जो बजट ड्राफ्ट करती हैं, उनके पति जो स्वयं अर्थशास्त्री हैं वो कई बार उनकी नीतियों का स्वयं विरोध कर चुके हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार अगर बजट और इस देश की व्यवस्थाओं को नहीं समझ पा रही, विदेश नीति को नहीं समझ पा रही है, जितना इस देश का बजट है देखिएगा उसका 1/4 उसका मुझे लगता है कि 4 से 6% तो केवल इनकी विदेश यात्राओं पे खर्च हो जाता है। तो ठीक है, ये बात समझने वाली है कि देश के टैक्स पेयर का पैसा है, आपको अगर ये सब खाना पूर्ति करनी है अपने राजनीतिक दल के चंदों के पैसे से करिए, लेकिन जिस तरह प्रचार प्रसार छवि सुधार में केवल पैसे खर्च कर रहे हैं, विदेश यात्राएं हो रही हैं, उसका परिणाम हो रहा है टैरिफ के रूप में हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, उसका परिणाम तो नहीं आ रहा है ना। मिलाकर अगर बात करें तो इस बार का बजट और मिडिल क्लास का जो कहना है कि निहायत ही घटिया बजट नहीं है, तो इस बार का बजट भी हर बार की तरह है, मिडिल क्लास निराशी है इस बार के बजट से भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नवी बार बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले ही सरकार ने कहा था कि इस बार हर वर्ग के लिए बजट में कुछ खास होगा, क्योंकि देश का विकास बेहद जरूरी है और देश का